अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ख़बरों के ऊपर बात हुई। पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है इसके हवाले से, और कोशिश ये होती है प्रोग्राम में कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए, उनके ऊपर बात की जाए। अब देखने वाले ये चाहते हैं कि जनाब प्रोग्राम में उन्हें भी शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम देखने वाले हैं, कोशिश तो हमारी होती है कि जितना वक्त हमारे पास दस्तयाब हो उसमें देखने वालों को भी मौका दिया जाए। तो ये एक सिलसिला अब इसके लिए अलहदा रखना होगा। वो शिकायत क्योंकि बहुत सारी हैं कि जनाब प्रोग्राम में हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, तो क्यों ना दें। अब बात भी इतनी अच्छी करता है, देखने वाले इतने अच्छे पैगामात भेजते हैं, चंद एक हमारे कॉलर इतनी अच्छी अपनी राय देते हैं कि दिल करता है कि सारा का सारा प्रोग्राम इसमें जो निकाल दिया जाए, लेकिन वो वक्त की कमी जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आड़े आती है। तो इस वजह से तो बहुत सारे मामला जो हैं वो आपसे उसके ऊपर बात नहीं हो पाती। बराह रास्त सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है, इसके ऊपर तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं, उसके ऊपर बात भी होती है, और वो पैगाम जो हमें ये कहा जाता है कि प्रोग्राम में शामिल करें, वो प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं हम शामिल ज़रूर करते हैं। तो ये तो हो गई जनाब आपकी शिकायत के हवाले से बात। मुख्तलिफ़ मामलात पर आज भी गुफ्तगू करनी है, वक्त कम है, बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आएंगे और बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, तो मुख्तलिफ़ उमूर पर उनसे गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनको हम खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर शहबाज भट्टी जो एक महक़्क़िक़ हैं, रिसर्चर हैं, एनर्जी के ऊपर बड़ा आपने काम किया है, बड़ी आपकी तहकीक है। और मैं कुछ देर पहले देख रहा था, कुछ वेबसाइट जो हैं वो डिक्लेयर कर रही हैं कि हाईली साइटेड आपकी जो रिसर्चेस होती हैं, यानी कि जिनको सबसे ज़्यादा देखा और पढ़ा जाता है। तो ये पाकिस्तान की 70 और 72 साल की जो मुख्तसर तारीख़ है, इसके अंदर ही पहले महक़्क़िक़ भी बन गए हैं माशाल्लाह से, जिनकी रिसर्चेस को जो है वो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर मौजूद है। तो ये एक बड़ा डॉक्टर शहबाज भट्टी का कमाल है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। इससे पहले भी मुतादिद प्रोग्राम्स में हमारे साथ यहाँ पर शरीक होते हैं, जब भी कराची तशरीफ़ लाते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर मौजूद होते हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पर शामिल गुफ्तगू हैं, उन्हें खुशामदीद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो भी बड़े ख़ास मेहमान हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पे जब मामला तय हो रहे थे एजुकेशन के ऊपर और प्राइवेट स्कूल्स के जो इशूज़ थे उसके ऊपर बड़ी खुलकर आपने बात की। मैं बात कर रहा हूँ जनाब अख्तर आरई साहब की, जो कि प्रेसिडेंट सिंध के हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। आज हमारे साथ यहाँ पे एक दफ़ा फिर मौजूद हैं और अख्तर भाई से हमारे बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू होती है, तो उनको आज एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये रिसर्च का जो शोबा है, अब पाकिस्तान में आपको जैसा कि इल्म है, आप हैं तो माशाल्लाह पाकिस्तानी, लेकिन आपने जो है वो रिसर्च की और शोबा तहकीक को जो है वो अपना मज़मून बनाया, तहकीक भी की मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर। एनर्जी एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, वैसे पूरी दुनिया पे इस पर बड़ा काम हो रहा है, आपने इसको टॉपिक बनाया और इसको जो है मुंतखब किया। ये सारा अमल शुरू कैसे हुआ, ये तो बताएं कि ये तहकीक के लिए तो हमारे यहाँ जो जिस तरह के शोबों का इंतखाब किया जाता है, मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूँगा, उस पर बड़ा हमारा इख्तिलाफ हमारे दोस्तों से रहता है, लेकिन एनर्जी को बनाना और फिर उसके ऊपर इतना लिटरेचर लिख डालना, ये बड़ा कमाल है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, पहले तो फरमाएँ ज़रा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया यासर, आप मुझे तकरीबन हर दफ़ा अपने प्रोग्राम में मेरे इजहार ख्याल करने का मौका देते हैं। मैं तहे दिल से बड़ा मशकूर हूँ इस चीज़ का। जैसे मैंने शायद मेरा पहला प्रोग्राम आपका ही था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर का ग्रेजुएट हूँ। तो मैं जब वहाँ स्टूडेंट था तो मेरे टीचर मोहतरम, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आजकल तबीयत थोड़ी सी बड़ी नासाज सी है, लेकिन इलाज वगैरह चल रहा है उनका। तो मैं हर दूसरे महीने उन्हीं की वजह से जो कराची आता हूँ, जब भी मुझे कॉल करते थे मैं हाज़िर हो जाता हूँ। तो वो जब मुझे सुपरवाइज़ कर रहे थे तो ज़ाहिर सी बात है, जो टीचर जो होता है वो बेसिकली मेरे ख्याल दुनिया के ऊपर एक वाहद हस्ती है जो अपने स्टूडेंट को तरक्की करता हुआ देख के खुश होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ी रहनुमाई की इस मामले में मेरी। और फिर साथ साथ ये हुआ कि जब मैं ये रिसर्च कर रहा था उस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल्स हैं जहाँ मतलब कि मैं देखता था कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनके आर्टिकल्स बहुत कम है। तो बड़ा मेरा दिल कुड़ता था कि मतलब कि हम बिल्कुल घिरे हुए हैं और रिसर्च जो है उसके ऊपर हमारा बिल्कुल जो है ध्यान नहीं है। आल दो इंस्टीट्यूशन जो है माशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो फिर मैंने ये तय किया कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इतनी कैपेसिटी दे और मेरे हाथ में अल्लाह ताला वो ताकत पैदा करे कि ये इंशाल्लाह जो कमी वो मैं पूरी करूँगा। बहुत अच्छी बात। तो इस कमी को पूरा करने में मुझे 10 साल लग गए हैं। एक अल्लाह का शुक्र है कि अब माशाल्लाह जिधर भी जाता हूँ पाकिस्तान के झंडे को बुलंद से बुलंद करता जा रहा हूँ
और मैं तो एक बात करता हूँ कि शायद सफ़र मैंने अभी शुरू किया है। अच्छा। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो चीज़ें चलेंगी वो अब डे बाय डे चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। 2019 में टर्किश गवर्नमेंट ने मुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। अब फिर 2019 दिसंबर में डोशे यूनिवर्सिटी है टर्की को, उसने डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट का अवार्ड दिया था। ये वेब ऑफ साइंस ऐसी है जैसे पाकिस्तान में HEC है। तो जो जितना अगर मुझे पता है ये 72, 73 या 74 साल हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसमें शायद मैं पहला आदमी हूँ कि जो वन गो में 3 कैटेगरीज बिजनेस, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस में हाईली साइटेड रिसर्चर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे मुल्क के लिए, उससे ही पहले मेरे वालिदैन के लिए और उससे ही पहले मेरे टीचर के लिए और उसके बाद मेरे लिए ये बड़ा ही फ़ख्र का मुकाम है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब यहाँ पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डायनामिक्स हों, इकोनॉमिक डायमेंशंस हों, तमाम हमें देखते हैं तो हमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इधर नज़र आती हैं। इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि यहाँ लिखना अगर शुरू करें तो बहुत सारा मवाद यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में निशानदेही की जाती है। अच्छा, निशानदेही तो की जाती है लेकिन उसके असबाब किस तरह उसको ठीक करना है, उसको किस तरह उसमें बेहतरी लानी है, इसके बारे में कम लोग जो है वो जानता है। आपकी तो उस पर भी माशाल्लाह बड़ी गहरी रिसर्च है सोशो इकनॉमिक इशूज़ के हवाले से, उसके बारे में ज़रा फरमाइए कुछ। वो फिर मुझे दोबारा से आपके प्रोग्राम का हवाला देना पड़ जाएगा। और मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान में शायद जो पढ़ने का एक अमल है ना वो छोड़ दिया हमने। ऐसा ही। और मेरे को फ्रॉम बॉटम टू टॉप कोई बंदा जो पढ़ता नहीं है, बहुत मवाद लिखा हुआ है और सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारी बातें हुई हुई हैं। जो एक्चुअल इशू है वो ये है कि उसकी जो प्रैक्टिकल वो इम्प्लीकेशन है वो तो ज़ाहिर सी बात गवर्नमेंट ने करनी है। मैं प्रोफेसर या एक रिसर्चर हूँ तो मेरा काम है आपको प्रॉब्लम विद सोल्यूशन वो इंडिकेशन दे देना। अब उसके ऊपर अमल दरामद जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने करना है। क्या हमारे पास रिसर्च जो है ये लोग पढ़ते हैं? मतलब इसमें मैं बहुत सारे ऐसे बड़े क्या कहते हैं नामी ग्रामी मिनिस्टर्स के नाम बता सकता हूँ जो मिनिस्ट्रियाँ संभाले में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मिनिस्ट्री में बेसिकली काम क्या है। तो ये बड़े अफसोस की बात है और ये वो सेंसिटिव पोजीशंस हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो एक आम सा प्रोफेसर हूँ तो मैं भी चीज़ों को 30 साल या 40 साल अपने करियर के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं ज़िंदगी इतनी है या नहीं, लेकिन प्लानिंग एक है। तो मुझे ये बताएं कि इनके पास क्या प्लानिंग है, क्या मंसूबे हैं इनके पास। आप ये कभी आइडियल बना लेते हैं यूरोप को, कभी ये उसको टर्की को बना लेते हैं, कभी चाइना को बना लेते हैं। आजकल पता है हम कहाँ जाएंगे, आई डोंट नो। मसला ये है कि जिनको आप आइडियल बनाते हैं, जो काम उन्होंने किए हैं क्या उसका 10% आपने कॉपी किया है? मैं कॉपी का लफ्ज़ इस्तेमाल रेप्लिकेट ही कर रहे हैं, रेप्लिकेट किया आपने ये सोचा हम 2030 तक ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो हम कन्वर्ट कर देंगे। मुझे बताएं कि अभी तक तो आपकी जो बेसिक लोड शेडिंग है, जो बेसिक ज़रूरत है लोगों की, वही ख़त्म नहीं कर पाए। तो आपका 2030 तक वाकई ये 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएंगी। और दूसरी तरफ चाइना है जो 2030 तक 80% की बात कर रहा है, वो 2040 तक वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा इस तरह से अग्रेसिव टारगेट जो है वो बना के चलना है और हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। ये वही चाइना है जिसकी एयरलाइन हमने खड़ी की, ये वही चाइना है जिसको डैम की टेक्नोलॉजी हमने दी, ये वही चाइना है जिसको डैम्स के ऊपर रिसर्च करना हमने सिखाई। तो फिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, ये हमें सोचने की जरूरत है। और वो कमी सिर्फ यही है कि हमारे अंदर काम करने की विल नहीं है। विल नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर विल होगी तो तमाम चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अफसर भाई फरमाइए, एजुकेशन के हवाले से तो आपकी बड़ी गहरी रिसर्च है माशाल्लाह, एक आपने तजर्बा इसमें आप रखते हैं, मामलात को आपने करीब से देखा है, जांचा है और उसके बाद फिर तालीमी इदारा भी आपने कायम किया और फिर तालीम के शोबे में बड़ी आपकी खिदमात हैं। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि आप सूरत हाल जिस तरफ है, कल एक मौजूद था ज़ेर बहस आया, वो मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में, 2.5 करोड़ बच्चा जो है बाहर हो गया। ये बॉल पार्क फिगर है, आपको के पास एक्चुअली तो कोई सेंसस के नंबर नहीं है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं तो उसका कायल नहीं हूँ। अच्छा, ये फरमाइए कि अब ये जो गैप बढ़ता जा रहा है तो ये 20 साल के बाद कोई 2.5 करोड़ लोग जो है नफूस ऐसे होंगे जो बिल्कुल तालीम से महरूम होंगे, तो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या वो मोबाइल स्नैचर, क्या वो जो है वो डकैत और इस तरह के लोग नहीं बनेंगे? ये तो ज़रा फरमाइए कि इस खला को कैसे दूर किया जाएगा, कैसे इस खामी को ओवरकम करें? देखिए, ये खला जो है पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। डॉक्टर साहब जैसे लोग ही हमें इंस्पिरेशन देते हैं और हम लोग इन्हीं जैसे लोगों से सीखते हैं और हम चाहते हैं हमारे एजुकेशन के अंदर जो है हमारे बच्चों की तरबियत वो हो जो कि फ्यूचर के एजुकेशन फॉर द फ्यूचर हो। जिस मुल्क में कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी, जिस कंट्री के अंदर डेटा बेस नहीं होगा, क्योंकि आपके सवाल में बहुत से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन छुपे हुए थे, हम किस किस को एड्रेस करें। जब डेटा बेस हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे बात करें। मगर ठीक है,
हमारा जो डेटा है वो मैं उसका भी जवाब दे दूं, बीच में से कहीं और चले गए। 2,30,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। ये डेटा बिल्कुल अवेलेबल है, मगर ये है कि उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अभी 1 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल अभी मज़ीद बढ़ गया, जो कि स्कूल लौटा नहीं है, वापस नहीं आया। ठीक है, अगर हमारे गवर्नमेंट के पास कोई इसका डेटा है तो वो हमें चैलेंज करे। हम तो आज से नहीं, काशिम मिर्ज़ा साहब जो मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, उनके पास डेटा है, उनका सेक्रेटरीट है, उनकी टीमें काम करती हैं। हमने डेटा कलेक्ट किया है। ये हकीकत है, आप सही फरमा रहे हैं कि इस मुल्क में डेटाबेस नहीं है। और डेटाबेस बेसिकली उसमें भी गलती या कसूर गवर्नमेंट का है। उसकी रीज़न ये है कि अगर डेटा एक्यूरेट हो जाएगा तो यहाँ पर ये कैसे करप्शन कर पाएंगे। ठीक है ना, डेटा नहीं होगा, कन्फ्यूजन मौजूद होगा, अभाम मौजूद होगा, तो अभाम में ही खेलेंगे, अभाम में ही अपने काम करेंगे। तो ये एक हकीकत है। अच्छा, अब एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट बेस है, जिसके अंदर ज़ाहिर रिसर्च होनी चाहिए, यानी कि लैब में बच्चा जाता ही नहीं है, थ्योरी होती है, सिर्फ डिग्रीज़ और ग्रेड्स की एक दौड़ लगी होती है, बस जॉब्स की दौड़ लगी होती है। हैरत होती है कि MBA करना है इसलिए कि जॉब करनी है, ये नहीं है कि चलो बिज़नेस कर लें हम लोग। तो जब हमारी माइंडसेट ऐसा होगा, जैसे हमारे मिनिस्टर्स ऐसे होंगे, ब्यूरोक्रेट जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट का हेड बनता है, सेक्रेटरी जो होता है, वो खुद एजुकेशनिस्ट नहीं होता। यानी एजुकेशन का ही बंदा अगर वहाँ पर अपॉइंट किया जाए ज़्यादा बेहतर है। कल हम लोग 2 दिन से हमारा कोयटा के अंदर, क्योंकि ऑल पाकिस्तान जो फेडरेशन है हमारी स्कूल्स की, तमाम सूबों में हमारे सेटअप्स होते हैं। हम 2 दिन के टूर पे थे कोयटा में और 3-4 शहरों में। वहाँ पर भी हम लोग यही देख रहे थे। वहाँ पर 3 महीने सेक्रेटरी आता है, मिनिस्ट्रीज चेंज होती हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव ही कोई डिफरेंट है। बिल्कुल सही। जब एजुकेशनिस्ट बैठेंगे ऊपर सर पे, डॉक्टर साहब जैसे, ऐसे लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आके हमारे मुल्क का हाल सुधारें। यहाँ जब ऐसा नहीं होगा, उनकी इज्जत नहीं होगी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो पाकिस्तान में कैसे आएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, वो तो चलो डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने आके यानी एटम बम बना दिया या थोड़ा कर दिया, मगर जब यहाँ हालात ही ऐसे सूटेबल नहीं होंगे तो वो लोग जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, इसकी तरक्की चाहते हैं, हाईली क्वालिफाइड और एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, पाकिस्तान में कैसे अपनी सरगर्मियाँ या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो पाकिस्तान में पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ तक अभी देखे सिंगल नेशनल कैरिकुलम, वो भी एक बहस बनी हुई है कि ठीक है, अब उसको समझ में ही नहीं आता, लोगों को यही नहीं समझ में आता सिंगल नेशनल कैरिकुलम है क्या। वो तो 2000 देखें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी तो वो स्टार्ट किया था, मगर ये है कि वो होता ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है हमारे कि हमें असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल किसी भी इदारे के असेसमेंट के पैटर्न पर हम लेकर आएँ। ठीक है, देखिए सिंगापुर कहाँ पहुँच गया, दुनिया कहाँ पहुँच गई। यहाँ पर तो वही क्या है कि बोर्ड वाले हैं जो बैठ के यूं करके टिक लगाते हैं, दिल चाहे राइटिंग अच्छी हो गई तो 2 नंबर अच्छे दे दिए, इब्तदाइया पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि चेकर ही, मैं कह रहा हूँ ना, चेकर ही इनके पास सही नहीं होते। ऐसा ही, और उनको 1 मिनट के अंदर 1 कॉपी चेक करके देनी होती है। और जहाँ पर 10-12 रुपए 1 कॉपी के चेकिंग के मिलेंगे, तो वहाँ वो चेकर कहाँ से बैठ के आधे घंटे में पूरी डिटेल पढ़ेगा। ऐसा ही, वो तो जो छपा हुआ होगा, कॉपी पेस्ट होगा, उसको थोड़ा देखेगा, दे देगा। ऐसा ही। तो जिस मुल्क में असेसमेंट के तरीके, बल्कि उससे पहले एजुकेशन प्रोवाइड करने के तरीके कौन से बेस होंगे ही नहीं, जिसमें लैब में लेकर ही नहीं जाएंगे। देखिए विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कैंस्टेक्टिव लर्नर होते हैं, लर्निंग के भी स्टाइल्स हैं ना। अब वो हमारा जो प्रैक्टिकल लर्नर है, जो लैब में जाके लर्न कर सकता है, ज़्यादा बेहतर लर्न कर सकता है, जो फील्ड से, रियल लाइफ से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकता है, उसके लिए अगर हमने बायोलॉजी या सपोज कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है, 25 मार्क्स रखे थे, अब उसको रिड्यूस करके 15 मार्क्स कर दिया। अब वो भी बैठ के ऐसे ही मार्क्स दे दिए जाते हैं, बच्चा रिसर्च ही नहीं करता, सही, बच्चा कोई डेटाबेस कलेक्ट ही नहीं करता, उसको सिखाया ही नहीं जाता। एग्जैक्टली, कल्चर नहीं है हमारा। एक बच्चे से आप पूछ लें, मैट्रिक का बच्चा हो या फर्स्ट ईयर का बच्चा, उससे ये पूछें आप जिस रूम में बैठे हैं, यहाँ ये बताइए कि फिजिक्स से रिलेटेड कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ऐसे ही, आपकी आंख क्या देख रही है जो फिजिक्स से ताल्लुक है, बायो से या ताल्लुक जो है वो कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मौजूद हैं इस रूम में, उनको कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एक बच्चे को ये नहीं पता होता है कि 12 इंच का रट्टा तो होता है कि 1 फुट जो होता है उसके अंदर 12 इंचेस होते हैं या कितने सेंटीमीटर होते हैं, मगर कहें कि ये डोर की पैमाइश करें, ये टेबल है इसकी बताएं, वो रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं करता, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिस मुल्क में इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, फिर पेरेंट्स भी हमारे वही माइंड सेट रखते हैं। पिछले 70-72 सालों में ऐसे क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो ये जो है बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है, हमें शॉर्टकट का आदी बना दिया है। ऐसा ही, ठीक है, हम आखिरी दिन चाहते हैं कि चलो जी क्रैश कोर्स करके कुछ हम टू दी पॉइंट कर लें, ऐसा ही, लर्न कर लें, नंबर बनाएं,
और वो पेपर के बाद जिसने रट्टा लगा कर किया होगा उसको भी कुछ नहीं आ रहा होगा, जवाब नहीं दे पाएगा, और जिन्होंने तो उसको माइक्रो कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, और करने के बाद थोड़ा लिख दिया होगा, तो उसके हाथ दर्द करते हैं, वो लिखता ही नहीं है, तो कैसे डॉक्टर साहब की तरह बैठ कर लिखेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये अख्तर भाई ने जो भी बात की है, आपने बड़ी गौर से ये गुफ्तगू सुनी है। ये तालीमी निज़ाम है, बड़ी बदकिस्मती है कि आज भी 70 या 72 साल गुजर जाने के बाद उसी तालीमी निज़ाम के ऊपर बैठे हैं और वही बात आज भी हो रही है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हर 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा गैप एक आ रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से, किसी भी हवाले से आप देख लें, सियासियात के हवाले से देख लें, माशियात के हवाले से, एक शिफ्ट एक पूरा डेकेड के अंदर आ जाता है। लेकिन वो चीज़ हमारे क्यूरिकुलम में रिफ़्लेक्ट नहीं हो रही, ना हमारी एजुकेशन में रिफ़्लेक्ट हो रही है। बहुत सारी चेंजेस आ गई दुनिया के अंदर, बहुत सारी थ्योरीज़ को फ़ेल कर दिया गया, लेकिन आज भी मैं आपकी किताबों में देखता हूँ कि वही थ्योरीज़ पढ़ाई जा रही हैं जो कई सालों पहले पढ़ाई जाती थी और जो अब दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, उनका नामो निशान मिटा दिया गया, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। जब ये आपका एजुकेशन का जो स्टाइल होगा, ये तरीक़ाकार जब आप इख्तियार करेंगे, तो उसके बाद कैसे फिर रिसर्चर्स, और ये तो बहुत आगे की बात हो गई है, दुनिया तो किसी और मॉड्यूल के ऊपर शिफ्ट हो गई है। टिल डेट यही जैसा अख्तर भाई ने कहा कि कॉपियाँ भर रहे हैं बच्चे और लगाए हुए अपने काम पे। बहुत शुक्रिया, दोबारा फिर से मुझे वो आपके प्रोग्राम का हवाला देना पड़ेगा, और मुझे अख्तर साहब की बातें सुन के अंदाज़ा हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं बहुत एडवांस हूँ। जी जी, अगर आपको याद हो मिर्ज़ा साहब के साथ एक प्रोग्राम मैंने किया था, जी जी जी, और उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ इकनॉमिक इशूज़ जो हैं वो तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिहेवियरल इशूज़ है बहुत ज़्यादा। तो ये जो सारी बात अख्तर साहब ने की, ये बिहेवियरल इशूज़ की तरफ जाती है, और बिहेवियर हमारे यहाँ इतने ख़राब हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर भी थोड़ा सा यहाँ कंट्राडिक्ट करूँगा इनकी बात से, वो शायद मेरी अपनी परसेप्शन है कि तालीमी निज़ाम मेरा इतना बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी सर बात ये है कि मेरा मैट्रिकुलेशन के बाद मेरा FA प्राइवेट है, मेरा BA प्राइवेट है, मेरा B.Ed प्राइवेट है, मेरा MA इकनॉमिक्स प्राइवेट है, मेरा MPhil प्राइवेट है, मेरी PhD इन इकनॉमिक्स प्राइवेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर घर में दिए की लाइट में बैठ के पढ़ के इतना कुछ कर सकता हूँ, और अभी बहुत कुछ करूँगा, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। तो वो लोग जो स्कूलों में माशाल्लाह पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। जो इशू यहाँ पे हो रहा है मोटिवेशन का है। मतलब कि मैं कल भावलपुर में था, तो वहाँ एक मेरे जानने वालों ने मुझे इशाया दिया, पहली दफ़ा ऐसा हुआ किसी बंदे ने मेरे ऑनर में को 20-25 लोगों को खाना दिया, और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये होती है मोटिवेशन। वहाँ मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर वो आप माशाल्लाह जो 500-600 पेपर लिखा है उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? मैंने कहा जी मैंने 500, वहाँ माशाल्लाह कुछ डीन भी बैठे हुए थे, कुछ प्रोफेसर थे। मैंने कहा जी मुझे बताइए कि एक फुल प्रोफेसर जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है पब्लिकेशंस की? तो वो कहते हैं जी 15, एक ने कहा जी 18। मैं कहा हम 25 कर लेते हैं। ठीक है। मैं कहा अभी जो फरवरी का महीना ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं कहा इस साल की 19 पब्लिकेशंस में कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि जो काम आपने 35 सालों में करना है या 30 सालों में करना है, वो मैं 2 महीने में कर चुका हूँ। तो मेरे नज़दीक ये नहीं है कि मैं 15 पब्लिकेशन करना है, मैं फुल प्रोफेसर उसके बस सो जाऊँ। ये जो सीटें हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर, ये तो मेरे लिए बनी है। मुझे इनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे परेशान सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं काम करूं और ये सीटें दौड़ के जो है पोजीशन दौड़ के मेरी तरफ आएँ। तो वो काम जो आप 30 सालों में किया, मैंने वही 7.5 साल में आई वॉज प्रमोटेड फ्राम लेक्चर टू फुल प्रोफेसर, 7.5 साल। और ये अख्तर साहब भी बताएंगे कि ये 7.5 साल एकेडमिया के अंदर कोई टाइम नहीं होता। तो मसला जो है ना, जो सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आप इकोनॉमिक इशूज़ की बात करें, उसमें मोटिवेशन जो है ना, उसको फिर आप कन्फाइन करेंगे तो जो आपकी विल पावर है उसी के ऊपर आके बात खत्म आएगी कहाँ से? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जैसे भी अख्तर साहब कह रहे हैं कि यहाँ जो MBA बच्चा करता है तो उसके एक मुझे बस जॉब मिले, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं जा रहा ना, वो उसकी तरफ तो लाते ही नहीं है, वो तो उसको बना ही जॉबर रहे हैं। यही तो उसकी वजह ये है कि इसी तरह पाकिस्तान में हर इलेक्शन लड़ने वाला बंदा जो है वो ये सोच के इलेक्शन नहीं लड़ता कि मैंने आवाम की खिदमत करनी है, वो ये सोच के इलेक्शन लड़ना है कि अगला मिनिस्टर जो है वो मैं ही बनूंगा। अब ये कि यहाँ चीज़ें थोड़ी सी सोसाइटी के अंदर, जैसे पेरेंटल राइट्स की उन्होंने बात की है कि पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों की ग्रूमिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो पेरेंट है वो भी ये चाहता है कि बच्चा मेरा जो या तो थानेदार हो या फिर वो पटवारी हो या फिर किसी बैंक में लगा हुआ हो। मुझे बताएं कितने लोग हैं या कितने लोगों के बच्चे हैं, ये वालिदैन हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख के प्रोफेसर बने। कोई तो हमें थोड़ी सी ये बातें वही आपके बिहेवियर इशूज़ की तरफ आ रही हैं। तो उसमें विल जो है मेरे ख्याल में एजुकेशन एक वाहिद रास्ता है, उसी का थ्रू आएगा। और आप फिर देखें, मैं कल इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान पढ़ रहा था, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 60% आबादी जो यंग है जी, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है कि अपने आप को स्टेबल करे। अब अगर ये स्टेबल नहीं कर सकते ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको आगे फिर बड़े सारे साल लग जाएंगे।
बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, एजुकेशन पे काम करेंगे तभी तो ये प्रोडक्टिव होंगे, तब जाके सोसाइटी में रोल प्ले करेंगे, वरना अभी तो कंसर्न ये है, आज तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन 20 साल के बाद तो ये मसला आपको दरपेश होगा कि जो बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं, जब वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने का वक्त आएगा तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, वो तो इसमें रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। और मसला इसमें क्या आएगा, मसला ये आएगा कि जनाब आपके जो फाइनेंशियल अफेयर्स से, मॉनेटरी अफेयर्स से, जिसकी वजह से आप बच्चों को नहीं पढ़ा सके, या ये जो क्राइसिस अभी होकर गुजरा है, खैर से अल्लाह करके अब तो उसमें कमी आई है कोरोना की शक्ल में, इसकी वजह से जो डैमेजेस हुए वो आपको आगे नस्ल को चाहे वो ले डूबेंगे। तो ये आपको अभी इसके बारे में सोचना होगा, इट्स नेवर टू लेट। अभी बैठकर अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो फिर शायद आगे जाके कोई रिजल्ट आपको मिल सकेगा। बहरहाल जी गुफ्तगू जारी है, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो आप देखते रहें प्रोग्राम हमारा गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, तालीमी निज़ाम के हवाले से बात हो रही थी, और ये सोसाइटी में जो खामियाँ नज़र आती हैं, क्या एजुकेशन की कमी की वजह से ये सब कुछ है या इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो काम कर रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अख्तर आराई साहब तशरीफ़ फरमा, उनसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। ये तालीम की कमी तो चले अभी है, ईगो की बात कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी बात है, शायद तरबियत का भी फुकदान है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी से जब मिसिंग होंगी तो सड़क पे चलते हुए जो कुछ हो रहे हैं तमाशे होते हैं ना, वो कोई सोसाइटी कैसी अगर आपने देखना हो, जांचना हो, तो उसका पैमाना बड़ा आसान सा है। आप सड़क पे चलता हुआ ट्रैफिक देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग किस तरह के बस रहे हैं, फिर आपको तमाम चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो जो कुछ हो रहा है, तरबियत की भी कमी है, कुछ मिजाज में भी तब्दीलियाँ आई हैं, क्या है ऐसे ममालिक के अंदर जहाँ बिजली, पानी, गैस की सहूलतें नहीं हैं, लोग बेजार आ चुके हैं अपनी ज़िंदगियों से, सिग्नल तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के अंदर गाड़ियाँ लगा रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं सड़कों पे, ये सब कुछ भी है। कौन जिम्मेदार है इसका और ठीक कैसे हो, ये सवाल। देखिए, वैसे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि किसी ने ये एक रिसर्च ने बल्कि बताया था, मेरा ख्याल है कि उसमें कि जिस मुल्क में लिटरेसी, रियल लिटरेसी जो सपोज़ 30-40% होगी या 30% होगी, क्योंकि रियल तो यहाँ पर डेटा है ही नहीं, 30% होगी, तो 70% जहाँ पर लिटरेटेड लोग नहीं होंगे, उनके बिहेवियर्स क्या होंगे। तो वो जो 30% होते हैं ना, उनका हाल भी उन्हीं जाहिलों जैसा हो जाता है, उनके बिहेवियर भी वैसे ही होते हैं। ये तो एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी, भट्टी साहब को पता होगा। बात ये है कि हमारे मुल्क में किरदार साजी पे काम होता ही नहीं। एक ज़माना होता था कि उस्ताद जो है वो उसकी बड़ी इज्जत होती थी। ये जो प्यार नहीं मार और इस टाइप के जो स्लोगन्स, जो ह्यूमन राइट्स की बातें की गई हैं, अभी मैं फिर ऑन द मीडिया कुछ बातें करूँगा। बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि उसमें 19 स्टेट के अंदर जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, उस डेवलप्ड कंट्रीज़, बहुत बड़ा कंट्री, सुपर पावर, उसमें अलाउ हैं जी। उनके अपने 19 स्टेट में लीगल हैं अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट्स। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसे, सिंध जैसे या बाज़ पसमानदा इलाकों जैसे, जी आप बच्चे को टच ना करें। तरबियत के अंदर बहुत सी कमी वाक़या हो गई। हमारा एनवायरनमेंट, एक्चुअली एनवायरनमेंट होता है जी जी, ग्लोब के अराउंड एक एनवायरनमेंट है जो सिविलाइजेशन पैदा करता है। जिस एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह की नासूर चीज़ें डाल दी जाती हैं, ज़रा ज़रा कतरे जहर के डाल दिए जाते हैं, वहाँ क्या होता है, हमारे वालिदैन देखें, वहाँ माशी बदहाली होगी, वो 2-2 जॉब्स करेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची जैसे में दिन रात जॉब करते हैं। हर बंदा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के अंदर जो है ना, डिप्रेशन का शिकार है। वो अपनी बच्चे के साथ बात कैसे करेगा, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा, ठीक है ना। बच्चे से बात करनी चाहिए रिस्पेक्ट के साथ, उसको तरबियत देनी चाहिए, उसकी
यानी कि तरबियत का एहतमाम उस एनवायरनमेंट के अंदर करना चाहिए, घर की चार दीवारी में। जब बच्चा उस चार दीवारी से स्ट्रीट एनवायरनमेंट में निकलता है तो स्ट्रीट के अंदर वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जहाँ बच्चे पत्थर उठा के मारते हुए, लड़ते झगड़ते हुए छोटी छोटी चीज़ पे मिलेंगे तो वहाँ पर क्या ब्रॉडअप होगा। ये कल्चर डेवलप हो चुका है। बात यह है कि हमारा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। बहुत सिंपल है ये कहना, मैं डिमोटिवेशन नहीं पैदा करना चाह रहा, मगर एक्चुअली ये हकीकत है। तो हमारे पेरेंट्स को, हमारी आवाम को चाहिए, देखें अगर तब्दीली आएगी तो इस वोट से आएगी, और वोट एक इंडिविजुअल फ़र्द का होता है, उसकी सोच पे मबनी होता है कि वो किस तरह के किसी लीडर को जो है ना वो सोचता है कि मैं इसको वोट दूँ। घर में सो जाएगा चुप करके, आंखें बंद करके, तो तब्दीली तो नहीं आएगी, निकलना पड़ेगा इनको। जब खुद अपना वोट जाके सुबह सुबह टाइम से उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो तब मुमकिन है कि तब्दीली भी आ जाए। इसी तरह से हर फ़र्द वाहिद को, हर फैमिली यूनिट को जो ये चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करें, सेक्रीफाइसेस करें। ठीक है, हमारे पास ये आता है, जैसे अभी भी सुबह सुबह एक पेरेंट हमारे स्कूल में आए और उनको ये फ़िक्र लगी थी कि एज बच्चे की बढ़ गई, जल्दी से इसको 1 में कर दें। उस बच्चे का बेस नहीं बना। जिस मुल्क में यानी कि स्कूल एजुकेशन का ये नहीं पता कि स्कूल कहाँ किसे जाता है, 1 से ऑनवर्ड स्कूल कहा जाता है जी। ठीक है, जो प्री स्कूल जिसको हम कह सकते हैं, गलतुल आम है कि वो स्कूल नहीं होते जी। बच्चे को पहले दिन ही कहते हैं कि जी आप चलें स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। बिल्कुल ठीक। वहाँ बच्चों को डराएंगे कि जी अगर आपने ये किया आपको टीचर मारेगी, बाथरूम में बंद कर देगी, आपको पंखे से लटका देगी। अजीब किस्म की हमारी माएँ, हमारे वालिदैन, उनको मजबूर कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट का काम था, हमारे पॉलिसी मेकर्स का काम था कि कंफर्ट जोन दें हमारी आवाम को। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जब नंगर लगे होंगे तो जाके खा के पेट तो भर लेगा वो, बजाय उससे माइक्रो फाइनेंसिंग होनी चाहिए थी। ये लो भाई 1000 रुपया, ठीक है, NIC की कॉपी दो और जाओ और जाके दिहाड़ी लगा के कारोबार करके आओ, और करके आओ, और उसके बाद आके हमें रिपोर्ट दो कि आपने 1000 रुपये 200-500 ऊपर कमाए। ठीक है, वीकली बेसिस पे हिसाब लें उनसे कि वीक में आपने किया। एक ऐसा सिस्टम करे कि उसको काम पे लगाए। जब हडाराम बना दिया लोगों को तो वहाँ फिर ये है कि यही काम होगा कि पेट भरने के लिए एक कौम को दे दीजिए, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, और जो ह्यूमन राइट्स के फंडामेंटल राइट्स हैं इंसानों के, उसको पूरा ही नहीं किया जाता। एजुकेशन जिस मुल्क में 25A आर्टिकल के तहत जो है वो फ्री है, गवर्नमेंट ने क्वालिटी एजुकेशन देनी है। पाकिस्तान में ही जो है ना वो गवर्नमेंट एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसके अलावा कोई जो है प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है उनकी कोई दादरसी नहीं है, कोई उनको हेल्प नहीं की जाती। ठीक है, इस कौम के बच्चे जो है अगर जाहिल पैदा होते हैं होने दें, ठीक है, उनके लिए जाहिल। फिर फ्यूडल सोच की क्या बात करते हैं जी। फ्यूडल जो होते हैं वो नहीं चाहते कि उसका किसान जो है उसका बच्चा पढ़ जाए। ठीक है, फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है, सारे ही वही कर रहे हैं। वो खुदारा हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि आप कुछ हमदर्दी पैदा करें, कुछ अपने अवाम को। दुनिया कहाँ पहुँच गई, हमारा ये हाल है। मुझे अफसोस हुआ कि भट्टी साहब की ये बात सुन के कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी को ये राइट नहीं है रिसर्च का। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की कौम का इतना अच्छा जहन है, इतनी गर्म मिट्टी की पैदावार है कि इस जैसा तख्लीकी जहन किसी और का नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, इत्तेफाक करते हैं। शौक पैदा, मोटिवेशन की बात बिल्कुल सर ने अच्छी कही कि मोटिवेशन हम मोटिवेट ही तो करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जैसे पुश एंड पुल का एक रूल होता है ना जी, बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, हम लोग यहाँ पर सेल्फ ड्राइवनेस का करते हैं। एक बच्चे को आप सिर्फ मोटिवेट कर दें ना, शौक पैदा करेंगे बच्चे, उनसे स्कूल जाएंगे, खेलेंगे। प्ले बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती है, रिसर्च यहीं से स्टार्ट होती है सर। बिल्कुल ठीक है, बच्चा एक्सप्लोर करता है दुनिया को, आता है, वो चीज़ें देखेगा, ये देखेगा, उसको तोड़ेगा, बनाएगा। जब बच्चे को आप उससे हाथ रोकते हैं कि खबरदार हाथ नहीं लगाओ, ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, तो वो कैसे एक्सप्लोर करेगा दुनिया को। फिर इसी तरह से ये रिसर्च स्टार्ट ही अर्ली ईयर एजुकेशन से होती है। ऐसा ही है, बेस बनाई। ठीक है, सिर्फ रट्टा लगाने से तो नहीं होती कि जी 100 तक लिख लिया आपने, ABC लिख लीजिए, आप एजुकेशन आपको मिल गई। नहीं, एजुकेशन बिहेवियर्स, अच्छे बिहेवियर्स डेवलप करने का नाम है। ठीक है, तहजीब लाने का नाम है, रिसर्च करने का, एक्सप्लोर करने का, खुदा की दी हुई नेमतों का को समझने का नाम है। ठीक है, जब इस मुल्क में हमारे पेरेंट्स को ये होगा, शौक पैदा होगा, बच्चा शौक पैदा होगा। गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर बाकायदा आए ना, उर्दू मीडियम में बेसिकली होनी तो बुनियादी तालीम अपनी लैंग्वेज में चाहिए, वो डिबेट इस वक्त नहीं है। तो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भट्टी साहब की बात से मैं 200% इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, बच्चा मोटिवेट होगा, शौक होगा, उसको हौसला अफजाई की जाएगी, या हौसला शिकनी तो की जाती है, हौसला अफजाई नहीं की जाती। ऐसा ही है। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में एक और भी निज़ाम जो है वो राइज है, वो जब तक आपकी एसोसिएशन किसी बड़े तालीमी इदारे के साथ ना रही हो
तो हमारे यहाँ लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी हम अपनी को क्वालिफिकेशंस बताते हैं तो सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि जी फ़लाँ इदारे से हम जो ग्रेजुएट हुए हैं, वहाँ से हमने मास्टर्स किया है। तो ये प्राइवेट एजुकेशन वाला फिर मसला, अब लोग पाकिस्तान में इनको तो बता दिया है कि ये क्वेश्चन मेरे ऊपर होते हैं तो शायद उस वजह से पूछ रहे हैं। नहीं, यकीन जाता हूँ कि लाजमी पूछा जाता है यहाँ पर। ये जो सोच है इसके बारे में तो बताइए। हाँ जी, क्या उसमें मैं समझता हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है, दुनिया में बंदे के दो परवरदिगार होते हैं, एक अल्लाह ताला की ज़ात है, दूसरे वालिदैन होते हैं। इसी तरह दुनिया के ऊपर बंदे के लिए जो दरसगाहें होती हैं वो दो होती हैं, एक वालिदैन होते हैं, एक आपका उस्ताद होता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन एट AERC मुझे थोड़ी सी शिकायत पैदा हो गई अपने टीचर से। वो टीचर की वजह से नहीं थी, लेकिन शायद हो सकता है मेरे अपने अंदर को नाअहली थी जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं अपनी वालदा साहब को फ़ोन किया, तो मैंने टीचर साहब की शिकायत की। तो मेरी वालदा साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला दे, उनको सेहत दे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। माएँ सारी अजीम होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ बड़ी अजीम है, क्योंकि वो स्कूल खुद नहीं गई बेचारी, लेकिन उसने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं अपने आप को बूस्ट कर सकूँ। तो जब मैंने वालदा साहब से शिकायत की टीचर साहब की, मेरी वालदा साहब ने बड़ा एक अच्छा जुमला कहा। मुझे कहती बेटा बात सुनो, बोले कि मैं इसको पंजाबी में दोहराऊँ तो मैं हमें ज़्यादा अच्छा लगे। तो पुत्र मेरी गल सुन, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाह जी वाह। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦੀ शिकायत हो तो फ़ोन ना करी, तो जे अगले तेरी हिम्मत पई तो समझो तेरी माँ मर गई। तो वो दिन और आज का दिन मैंने उस्ताद के पाँव ही पकड़े हैं। जब भी कभी मेरे उस्ताद साहब ने मुझे बुलाया है, वो चाहे मुझे दूर, अब ज़ाहिर सी बात लाहौर से आना इतना आसान नहीं होता, वो जब भी मेरे उस्ताद ने मुझे दूसरे हफ्ते बुलाया, दूसरे दिन बुलाया, मैं उस्ताद के पास हाजिर हुआ। तो ये चीज़ें हैं कि जब तक आप उस्ताद को वो मुकाम नहीं देंगे, और बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है उर्दू के अंदर लिखा हुआ, बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। तो वो चीज़ें, और इस जुमले को अगर पढ़ें तो मोटिवेशन इसके अंदर भी है। सही है। क्योंकि जहाँ तक बात हो रही है कि हमारी कौम जो है वो हम सोए हुए क्यों हैं, वो सोए हुए ये हैं कि आपने आम आदमी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल कर दी है, महंगी कर दी है, को पेरेंट्स जो हैं वो तो बेचारे अब सर्वाइवल उसकी जंग लड़ रहे हैं। सही है। ठीक है, जहाँ तक बात ये होती है कि हमारी कौम की, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से, कि हमारी कौम के वो बच्चे माशाल्लाह जो अल्लाह पाक की नाज़िल की कुरान पाक किताब जो है वो 6-6 महीनों के अंदर हिफ्ज़ कर देते हैं, और फिर बाकायदा आयतों के साथ आपको रेफरेंस देते हैं, तो दुनिया तो डरेगी ना कि जिस दिन इस तरह के लोग इस कौम ने और पैदा कर दिए, तो फिर हमारा तो हाल कोई नहीं। तो बेहतर ये है कि स्कूलों के अंदर ये लिखवा दो कि मार नहीं प्यार। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये भी रिसर्च है कि पाकिस्तान में मैट्रिक तक रिजल्ट जो 70% आता है वो डंडे की वजह से आता है। तो हमारी जो कौम है ना बेसिकली ये शुरू से और उसके बाद आप देखें जो ही आपका मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट बच्चा आपका FA FSC या उसमें जाता है, रिजल्ट आपका डिक्लाइन हो जाता है। तो वो थोड़ी सी चीज़ है कि एक नेचर के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। और मुझे ये बताएं कि जब कोई बच्चा जो है वो सही काम नहीं करता, या कोई चोरी करता है, या कोई मतलब बदतमीज़ी करता है, तो डांट से ही उसको ठीक किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं समझता को हमें हमारे ऊपर वो जो ह्यूमन राइट्स हैं या बाकी सारी चीज़ें जो हैं उस वजह से ठीक है, वो मैं लाज की कदर करता हूँ और होने भी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तबाही जो है उसी को पकड़ के बैठ जाए। आज आप वेस्ट जो है परेशान है अपनी यूथ से, उसकी वजह क्या है कि वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है। चलो हम जिस हाल में भी गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वालिदैन बच्चों की कोऑर्डिनेशन है। सिर्फ थोड़ा सा इसको जो मिसिंग लिंक्स है ना उसको जोड़ने की जरूरत है, और वो एजुकेशन के बगैर नहीं जुड़ेंगे आप। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरी बात ये कि रिसर्च बेस कोई भी लॉ अगर पास करवाना हो तो आप उसके पीछे एक रिसर्च होनी चाहिए। अभी गुज़िश्ता दिनों एक बात हो रही थी, एक बड़े मशहूर गाने वाले हैं, वो काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं कि जो तालीमी इदारे हैं इसके अंदर जो है वो मार कुटाई का कल्चर ना हो। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन पहले इसकी थ्योरी को समझ लें, ज़्यादा बेहतर है। और हम खुद क्योंकि टीचर रहे हैं, हमने पढ़ाया है बच्चों को, हर तरह के बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें पता है कि एक कौम का मिजाज भी होता है, एक तरीक़ाकार भी होता है। ये बात सही है कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उस ताकत का, लेकिन यह है कि अगर कहीं ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ नागुज़ीर हो जाती है। और वो नहीं होने की वजह से आज मैं जो बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जाके जब मैं सूरत हाल देखता हूँ, सबसे ज़्यादा केसेस इसी के होते हैं कि जो कन्फ्रंटेशन है स्टूडेंट्स की वो टीचर्स के साथ हो रही है, और फिर ये कि पीछे से बैक भी सपोर्ट होती है पेरेंट्स की, जिसकी वजह से फिर तबाही आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब बहरहाल ये गुफ्तगू तो ऐसी है कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती है, मामला ऐसा है, और देखने वाले भी चाहेंगे कि इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार करें। ज़ाहिर है ये हमारी अपनी राय है, हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हों,
और आप इससे इत्तेफाक ना भी करते हों, लेकिन ये कि इंशाल्लाह एक ऐसी डिबेट रखेंगे जिसके अंदर देखने वालों को भी मौका देंगे, वो भी अपनी राय का जो है वो इजहार कर सकेंगे। अख्तर भाई, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर तो जारी है, लेकिन ये सेगमेंट जो है वो अख्ताम पजीर हो गया है, तो बात तो बहुत सारी आपसे करने का दिल करता है, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आई है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जब भी तशरीफ़ लाते हैं और हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, तो ये ज़हमत इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे। जब भी आप कराची तशरीफ़ लाएंगे आपको ज़रूर प्रोग्राम में जो हम दावत देंगे, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था। बात हुई हमारी कुछ एजुकेशन के हवाले से, और कोशिश हमारी यही होती है कि जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर जो है सुबह के वक्त गुफ्तगू करें। और एक दफ़ा फिर आज बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि देखने वाले बहुत शिकायत भेज रहे हैं कि हमें भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए, गुफ्तगू का मौका दिया जाए, तो इंशाल्लाह आगे एक सिलसिला रखेंगे, उसमें आपकी राय को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ एक ब्रेक हमें लेना होगा, और ब्रेक के बाद फिर हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जो वो जाएंगे। तो आप हमारा प्रोग्राम जो वो इसी तरह देखते रहिए। गुड मॉर्निंग कराची।